कजरी देवी को बाहर बुलाओ। हो जाइए आप लोग, शांत। कजरी देवी को बाहर शांत हो जाइए, शांत हो जाइए आप लोग। देखिए ये सब अफवाह है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब देखिए अपोजिशन वालों की साजिश है। कजरी भाभी अंदर ही है, बस उनकी थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए आराम कर रही हैं। अरे तबीयत तो बहाना है, भाग गई होगी किसी के साथ। बंद करो ये बकवास, बंद करो। अगर किसी ने अपनी गंदी जुबान से कजली का नाम भी लिया ना तो जुबान बाहर निकाल दूंगा। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो आराम कर रही है। जाए यहां से सब। देख लिया ना भाई साहब, अपनी जगह इलेक्शन लड़वाने का नतीजा। इसने पहले अपना मुंह काला कराया और अब इसने आपका भी मुंह काला करवा दिया। गलती तो इसने की है, इसलिए सजा इसे मिलनी ही चाहिए। कजरी देवी, हाय हाय, कजरी देवी, हाय हाय, कजरी देवी, हाय हाय। उस रात उसने तय कर लिया था कि उसे कैलाश और उसके परिवार के चंगुल से बाहर निकलना। राजू, राजू, मैं इस पूरे परिवार से तंग आ गई हूँ। राजू, इस नरक से निकालने में मेरी मदद करो। मुझे बहुत काम करवाते, बहुत पीटते हैं मुझे। कजरी देवी जिंदाबाद, 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 कजरी देवी जिंदाबाद। कजरी देवी जिंदाबाद, कजरी देवी जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाइयों और बहनों, इस बार हमारी पत्नी कजली देवी चुनाव लड़ रही हैं। आप लोगों को भारी मतों से उसे विजयी बनाना है। वोट के दिन याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ कजली देवी को ही वोट देना है। अरे कजरी देवी कहाँ है? हमारे भावी प्रधान की एक बार दर्शन तो करवा दीजिए कैलाश बापू। देख क्या रही है, सुना नहीं तूने? जा जाके पब्लिक को अपना चेहरा दिखा, जा। अरे जाना। मुझसे ये सब नहीं होगा। नहीं होगा? मतलब तेरी अब इतनी औकात हो गई कि तू भाई साहब की बात को काटे? जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अरे पथरा क्यों गई है? पब्लिक का अभिवादन करना। अरे अब क्या घूंघट में ही प्रधानी होगी क्या? शकल तो दिखाओ। कजली देवी जिंदाबाद, कजली देवी कजली देवी जिंदाबाद। कजली देवी कजली देवी जिंदाबाद।
इस हॉस्पिटल की सिक्योरिटी के पास जाओ और पिछले 24 घंटे की पूरी सीसीटीवी फुटेज निकालो। अगर कुछ भी सस्पिशियस लगे देन इन्फॉर्म मी इमीडिएटली। और हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेटर जो लेडी है वो कहाँ है? मैडम उसका कुछ पता नहीं चल पा रहा है और हम अंदर जा नहीं सकते जब तक कि हैजमेट टीम की तरफ से क्लियरेंस ना मिल जाए। ठीक है, तुम अभी जाके सीसीटीवी फुटेज रिव्यू करो। जी मैडम। देख, दिल पे मत ले, जा जाके मुंह साफ कर और शाम तक तैयार हो जाना, तुझे सम्मेलन में लेकर जाना है मुझे, समझी? मुझे नहीं करना है सब। लीला! चली थी फाइन बनने और मुंह काला करा के चली आई। औकात नहीं चमन्नी की और मुंह चलाती है। सुन, इस घर में जो कहा जाता है ना वही करना होता है, नहीं तो जिस कीचड़ से तुझे उठा के लेके आए ना उधर ही वापस भेज देंगे, समझी? क्या करे बॉय? अब बता दे क्या है? छोड़ो। एक काम कर, कल प्रचार के लिए ना 3-4 गाड़ियां एक्स्ट्रा लगवा ले। जी समझा, जरूरत पड़ेगी। जी व्यवस्था हो जाएगी सर। ठीक है, जाओ। कैलाश जी, कल रैली में क्या हुआ था? अरे भाई, पॉलिटिक्स है, छोटी मोटी घटनाएं हो जाती हैं, आप लोग इतना सीरियसली क्यों लेते हो? जाओ ड्यूटी करो अच्छे से अपनी। छोटे मोटे हादसे कब बड़ी वारदात बन जाएं कह नहीं सकते। हमें इस बारे में आपकी पत्नी से पूछताछ करनी है। किस बात के लिए? हमने कोई कंप्लेन कराई जो आप मेरी पत्नी से पूछताछ करोगे? अरे कोई जरूरत नहीं है पूछताछ करवाने की। हाँ, कंप्लेंट हो या नो कंप्लेंट, नेता और जनता की हिफाजत के लिए जो सही है हम वो करेंगे। एक सेकंड आप लोग यहीं रुकिए, मैं कजली को लेके आता हूँ, ठीक है? सुनो, कजली को बुला के लाओ। वो कजली। अरे क्या कर रही है? कजली को बुला के लाने कहा मैंने। मैं भी कब से उसको ढूंढ रही हूँ, मिल नहीं रही है, पता नहीं कहाँ चली गई। कहाँ चली गई का मतलब? मुझे लगता है वो भाग गई। क्या? पुलिस? पुलिस? ओह, बाहर पुलिस खड़ी है, क्या जाके बोलूं मैं? वो क्या है ना कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो नहीं आ सकती। हमारा उनसे बात करना जरूरी है। जरूरी है? एक औरत का सम्मान ज्यादा जरूरी है आप लोगों की ड्यूटी? एक बार कह दिया ना कि बाद में आइए, मतलब बाद में आइए। जाइए। अरे मुंह उठा के क्या चले आए हो? जाके कजली को ढूंढो, और जब तक वो नहीं मिल जाती है किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए कि वो घर छोड़कर चली गई है। जाओ। पता था मुझे कि ऐसा ही होगा। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि उस कजली को चुनाव में खड़ा मत करिए, लेकिन नहीं। अरे इतने सालों से मैं आपके साथ हूं, लेकिन आपको तो मेरी कोई कदर ही नहीं है। अरे अच्छे से जानता हूं तुझे मैं, तू भाई कम आस्तीन का साथ ज्यादा है, लेकिन जब तक कजली का पता ना चल जाए ना, तब तक ये बात घर से बाहर नहीं जानी चाहिए कि वो घर छोड़कर चली गई है। ढूंढो उसे जाकर। आस्तीन का सांप बोला है, अब तो कुछ करके दिखाओ। कजली नहीं है, काली बिल्ली है जो तुम्हारे किस्मत का रास्ता काट चुकी। नहीं, कजली मेरा रास्ता काटे उससे पहले मैं उसे काट दूंगा।
जिस बात को भाई साहब दुनिया से छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, उसी बात को लेकर दुनिया उनके मुंह पर ना थूके तो मेरा नाम मानव नहीं। सुनो, पूरे गांव में खबर फैला दो। इतने सारे बच्चों की मौत, इतनी सारी चीखें, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जहर फैला दिया हो। मैं चेक करने निकली थी और पता ही नहीं लगा कि मैं कब बेहोश हो गई। मैडम, मरे हुए बच्चों का पोस्टमार्टम जारी, रिपोर्ट आने में टाइम लगेगा। ये ले सुन, इतने पैसे मुंह बंद रखने के दे रहा हूँ, समझा? और एक बात ध्यान रखना, अगर कजली का मुंह काला करने के पीछे मेरा नाम आया तो तेरा नाम और निशान दुनिया से मिटा दूंगा, समझा? जा। डिलीवरी लेके क्यों नहीं निकला अब तक? बस साहब अभी निकल रहे हैं। जा जल्दी। सुन, एक काम कर, भाई साहब, कजली का कुछ पता नहीं चला? कहीं मायका तो नहीं? अगर ऐसा हुआ तो चुनाव प्रचार कैसे करेंगे? एक उपाय है। आप ओपोजिशन में हैं, कहीं कजली के चेहरे पे कालिक पोतने के पीछे आप ही तो नहीं है? महिला कैंडिडेट और अपोजिशन दोनों का सम्मान करते हैं हम, और इस तरह की घटिया पॉलिटिक्स करने की हमारी आदत नहीं है। ये सब उनका अपना किया धरा है। जाइए, पहले उसे पकड़िए जिसने हरकत की है, सब पता चल जाएगा। पकड़ तो हम उसे लेंगे ही, लेकिन उसके लिए आपको पुलिस को सिखाने की जरूरत नहीं है। दरअसल विपक्ष वालों को औरतों की इज्जत करनी ही नहीं आती है। उन्होंने कजली देवी के मुंह पे कालिक पोता, उसे बेइज्जत किया, उसे जलील किया। बेचारी आज तक डरी हुई है, उसे गोली से मारने की धमकी दी। लेकिन विपक्ष के हर साजिश का मुंहतोड़ जवाब दिया है कजली देवी ने, और वो चुनाव लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। उसे कोई नहीं डरा सकता। कुछ पता चला? एनीथिंग? आखिर इतने सारे लोग एक साथ अफेक्ट कैसे हुए? मुझे जल्द से जल्द रिपोर्ट चाहिए। टेंशन बहुत बढ़ रहा है, ऊपर से प्रेशर है। ओके मैडम, एक लीड मिली, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। पूरा चेक करके आपको डिटेल रिपोर्ट देता हूँ। ये क्या है? बस इतने ही लोग? हाँ? पता नहीं कैसे लोगों में ये बात फैल गई है, कजली किसी के साथ भाग गई है। पैसा देने के बाद भी लोग हमारे कैंपेन के साथ जुड़ने से कतरा रहे हैं। कजली देवी को बाहर बुलाओ! कजली देवी को बाहर बुलाओ! कजली देवी को बाहर बुलाओ! अरे हमें तो लगता है अंदर है ही नहीं, भाग गई होगी किसी के साथ। कजली देवी को बाहर बुलाओ! कजली देवी को बाहर बुलाओ! भाई साहब, मैं देख कर आता हूँ। कजली देवी को बाहर बुलाओ! हो जाइए आप लोग, शांत। कजली देवी को बाहर शांत हो जाइए, शांत हो जाइए आप लोग। देखिए, ये सब अफवाह है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब देखिए अपोजिशन वालों की साजिश है। कजरी भाभी अंदर ही है, बस उनकी थोड़ी तबीयत खराब है, इसलिए आराम कर रही हैं। अरे तबीयत तो बहाना है, भाग गई होगी किसी के साथ। बंद करो ये बकवास, बंद करो। अगर किसी ने अपनी गंदी जुबान से कजली का नाम भी लिया ना, तो जुबान बाहर निकाल दूंगा। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो आराम कर रही है। जाए यहां से सब।
आई है। देख लिया ना भाई साहब, अपनी जगह इलेक्शन लड़वाने का नतीजा। इसने पहले अपना मुंह काला कराया और अब इसने आपका भी मुंह काला करवा दिया। गलती तो इसने की है, इसलिए सजा इसे मिलनी ही चाहिए। कजरी देवी, हाय हाय, कजरी देवी, हाय हाय, कजरी देवी, हाय हाय, कजरी देवी, हाय हाय, कजरी देवी, हाय हाय। सर, लाइव स्ट्रीमिंग चालू है। गाड़ी तेज चलाओ, जल्दी पहुंचना है। She's dead. एम्बुलेंस बुलाओ और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। वकील साहब दिखाओ इन्हें पेपर। जी। इन्होंने तो एंटीसिपेटरी बेल ले रखी है। कहा था ना मैंने, दूसरे के गिरबान में हाथ डालने से पहले सोच लो। अरे हम अपने घर की औरत को मोहल्ले वालों के सामने क्यों बेइज्जत करेंगे? ये सारा कुछ उस भैरव का किया हुआ है। जाके उसे पकड़ो। वैसे इस घर में किसी को देखकर ऐसा लग नहीं रहा है कि वो कजली की मौत से दुखी है। हमारा दुखी होने का यही तरीका है। और वैसे भी आपको हमारे दुख से क्या लेना देना है? हुआ क्या? अरे कुछ गुंडे आए थे, वो जबरदस्ती हमारे आंखों के सामने कजली को घसीटते हुए ले गए और कपड़े उतार कर पूरे मोहल्ले में उसकी परेड करा दी और फिर बाद में उसे गोली मार दी। सुनने में तो ये भी आया कि कजली घर से भाग गई थी। हाँ तो फिर आ गई थी ना, बेवकूफी की थी उसने, जिसके लिए मैंने उसे माफ कर दिया था। ठीक है, आसपास के हाईवे, टोल नाका, पेट्रोल पंप, एटीएम्स की सीसीटीवी फुटेज चेक करो। पता करो ये कजली किसके साथ भागी थी और क्यों भागी थी। कजली को कैलाश और उसके परिवार वालों ने ही मरवाया है। अच्छा, और उन्होंने ऐसा क्यों किया? इस सवाल का जवाब देने के लिए कुछ और सवालों की बात करनी पड़ेगी। कजली थी कौन, वो कहाँ से आई थी? और एक दिन कैलाश ने उसके साथ अचानक कोर्ट मैरिज कर ली। कोर्ट मैरिज में उसके बर्थ सर्टिफिकेट से पता चला कि वो लोअर कास्ट की थी और इस पूरे एरिया में लोअर कास्ट के वोट बहुत ज़्यादा है। मानव जो है कैलाश का भाई, वो हमारे खिलाफ खड़ा होने वाला था, लेकिन कैलाश ने कजली को खड़ा कर दिया जातिगत समीकरण देखकर। और इस बात को लेकर दोनों भाइयों में अनबन भी चल रही है। आप मानव को पकड़िए, सच उगलेगा। सर कितनी बार आपसे कहूं कि मुझे इस बारे में कुछ जानकारी नहीं है। और भैया ने आपसे कहा तो कि ये सब भैरव की चाल थी। सर आप मुझे पूरा दिन यहां बिठा कर रखिए, लेकिन मेरा जवाब बदलेगा नहीं। मैम, ये कोई वायरस या आतंकवादी हमला नहीं है। हमें लगा कि फूड पॉइजनिंग का मामला, इसलिए हमने हॉस्पिटल कैंटीन के फूड सैंपल टेस्ट किए और वहां से कुछ नहीं मिला। छोटे बच्चों के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि सभी ने मिलावट वाला दूध पिया था। पता करो दूध में मिलावट किसने की है। हाँ वाघेला, वीडियो से कोई क्लू मिला? कौन लोग हैं उसके पीछे? नहीं सर, बस भीड़ में कुछ गांव वाले दिखे, वही। पाठक, वीडियो में जो भी गांव वाला दिख रहा है सबको उठा के लेके आओ। सुनिए, कजली के साथ जो कुछ भी है उसके बारे में कुछ जानती है? नहीं, मुझे तो कुछ पता नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। भाई साहब, कजली के बारे में कुछ जानते हैं आप? कुछ नहीं जानता सर, लेकिन कजली ने पूरे गांव का नाम खराब करके रख दिया सर, आपके एरिया के कैलाश नाम के एक मिल्क सप्लायर ने गुड लाइफ हॉस्पिटल में मिलावटी दूध सप्लाई किया था। दूध में चूहे मारने का जहर मिला हुआ था, जिसकी वजह से कई लोग गंभीर रूप से बीमार हो गए और 5 छोटे बच्चों की मौत भी हो चुकी है। रुक जाओ, अभी कंटेनर नीचे रखो, सामान नीचे। तलाशी लेनी है यहाँ पे, तलाशी लो। अरे ऐसे कैसे तलाशी ले लेंगे? कोई पेपर वेपर लाए हैं आप तलाशी का? ऐसे ले लेंगे तलाशी? कैलाश बापू, देख रहे हैं कि आप हमारी हर इन्वेस्टिगेशन में टांग अड़ा रहे हैं। देखिए, दिमाग खराब मत कीजिए।
हमें तलाशी लेने दीजिए। ए, तलाशी करो। कंटेनर्स में से सैंपल ले लो। अरे भाई, सैंपल लेने की क्या जरूरत है? कुछ नहीं। दूध में मिलावट का केस है, इसलिए। चेक करो क्या। सर, दूध के कंटेनर में देसी कट्टा मिला है। सारे कंटेनर्स में चेक करो। कैलाश बापू, पुलिस के काम में टांग अड़ाने का बहुत शौक है ना आपको? फिर बीवी का खून और अब ये कंटेनर्स में हथियार, अब अरेस्ट होने से कैसे बच पाओगे? देखिए, मैं दूध बिल्कुल। और गन्स भी मिली। यहाँ मिले हथियारों का बैलिस्टिक टेस्ट होगा, और अगर कजली के बुलेट वुंड में से एक भी गन मैच हो गई तो समझ लेना आप तो गए। आपके मिलावटी दूध के कारण 5 छोटे बच्चों की मौत हुई है और कई लोगों की तबीयत खराब हुई है। मैं दूध में कोई मिलावट नहीं करता। और इतनी सारी गन्स कहाँ से आई आपके पास? मेरे पास लाइसेंस है। लाइसेंस एक गन का होता है। आपने तो आपके दूध के गोडाउन में पूरी गन्स की फैक्ट्री खोल रखी है। देखो, हमें गांव वालों से कजली के बारे में सच पता लग गया है। आप एडमिट कर लो, लाइफ आसान हो जाएगी। देखिए, ये सच है कि कजली घर छोड़कर चली गई थी और मैंने गांव वालों के सामने बहाना बनाया कि वो बीमार है, और जब वो वापस आई तो उसे जलील करने के लिए मैंने उसके कपड़े। लेकिन यह भी सच है कि मैंने कजली को नहीं मारा और ना ही मैं दूध में कोई मिलावट करता हूं। यह सच है। कजली के बर्थ सर्टिफिकेट के हिसाब से तो यही उसके मायके का एड्रेस है। यहाँ तो ताला लगा हुआ है। पड़ोसियों से पूछते हैं। कजली इकलौती बेटी थी। उसकी शादी के बाद उसके माँ बाप अमरनाथ यात्रा पे निकल गए, फिर कभी लौटे नहीं। किसी से शादी हुई थी कजली की? नहीं साहिब, उसकी शादी तो काशी गांव के एक आदमी के साथ हुई थी। नाम तो याद नहीं है, लेकिन मेरे मोबाइल में उसकी शादी की फोटोज है। फोटो दिखाइए उसकी। जी सर, ये देखिए साहब। ये फोटो लो उनसे और पता करो ये कौन है और कहाँ है। सर, रुकिए सर, कहाँ जा रहे हैं? ए, धर्म जी को बुलाओ। अरे क्या हो रहा है ये सब? क्यों आए आप यहाँ? सर्च वारंट के साथ आए हैं। घर के चप्पा चप्पा छान मारो। अरे रुकिए, हटिए, आप अंदर जा रहे हैं। अरे आपके गांव का रिवाज है क्या इलेक्शन से पहले बंदूकों की फैक्ट्री खोलने का? लेके चलो इन्हें। कजली के पति के बारे में क्या जानते हो? कजली का पति? अरे कजली का पति मैं हूं। मेरे से पहले उसने किसी और से अगर शादी की, मुझे नहीं पता उसके बारे में। इस फोटो को गौर से देखिए, शायद कुछ याद आ जाए। नहीं मालूम, मैं नहीं जानता इसे। सर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक कजली को देसी कट्टे से गोली मारी गई थी, लेकिन कैलाश और उसके अपोजिशन लीडर भैरव के घर से बरामद कट्टों से बैलिस्टिक रिपोर्ट मैच नहीं होती। और सर, रिपोर्ट के मुताबिक जो जख्म उसके बॉडी पे मिले हैं उसका रेप हुआ था, और रेप को कोई 72 घंटों से ज़्यादा हो गया था। इसीलिए सीएमएन सैंपल को डीएनए से ट्रेस कर पाना नामुमकिन है। बैलिस्टिक रिपोर्ट के मुताबिक कैलाश और भैरव के पास मिले कट्टों से कजली की हत्या नहीं हुई। तो फिर कजली की शूटिंग के पीछे किसका हाथ हो सकता है? अगर हम केस में आगे नहीं बढ़ पा रहे तो थोड़ा पीछे चलते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि जिस दिन कजली के मुंह पे कालिक पोती गई, उस रात वो कहां थी? ए, जैसा कि कैलाश बोल रहा था, वो घर से भाग गई, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर भागी
तो किसके साथ भागी, और जब भागी ही थी तो वापस क्यों आई? दी भागी नहीं, निकाली गई। हो सकता है कि कैलाश को उसकी पहली शादी के बारे में पता चल गया हो और इसलिए उसने उसे घर से निकाल दिया। सर, इन सब सवालों के बीच एक सवाल ये भी है कि किसने कजली को जानवरों की तरह मारकर उसका रेप किया और उसे मार डाला? या फिर प्रधानी चुनाव के राइवल कैंडिडेट ने हारने के डर से उसे मरवा दिया, या फिर कैलाश ने किसी को सुपारी देकर उसे गोली मरवा दी। एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि कजली के अतीत में से किसी ने अपनी पुरानी दुश्मनी निकालने के लिए कजली को मरवा दिया हो सकता है सर, लेकिन वो कौन है हमें कैसे पता चलेगा? वही तो पता करना है। सारे गांव वालों और रिश्तेदारों से बात करो। ऐसा कैसे हो सकता है कि जो लड़की चुनाव में खड़ी थी वो गायब हो गई और किसी को कुछ पता नहीं चला? पता करो कि गांव में कितनी बसेस आती हैं और उनकी टाइमिंग क्या है। उन सभी बसेस के ड्राइवर्स और कंडक्टर से बात करो। गांव में और उसके आसपास जितनी भी सीसीटीवी फुटेज मिलती है सब चेक करो। सर, कजली के एक्स हस्बैंड जिगर की गांव के बाहर लाश मिली। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कजली को जिगर की मौत के बारे में पता चल गया और इसलिए वो घर से भाग गई? या ऐसा भी हो सकता है कि जिगर की मौत के बहाने किसी ने कजली को घर से निकलने पे मजबूर किया? सर, कजली के पास ना तो मोबाइल फोन था और ना ही कोई आउटसाइड कनेक्शन, तो कजली को कैसे पता चला? राइट। कैलाश और मानव दोनों भाइयों के सीडीआर रिपोर्ट निकालो अभी। ओके सर। आप कैलाश जी के यहाँ काम करती है? जी सर। घर वालों का व्यवहार कजली के साथ कैसा था? हाँ साहब, एक बार मैंने देखा था। उस दिन कजली सुबह नहाकर बरामदे में आई और मेरे पति को देखते ही उसके सामने नखरा करने लगी। क्या है ना साहब, उसका पति उम्र दराज है ना, तो लगी मेरे पति के सामने नखरे दिखाने। बस साहब, मुझे गुस्सा आ गया, क्या करती मैं। गाड़ी का मेक एंड मॉडल और नंबर प्लेट नहीं दिख रहा है, और ये टायर। मानव की गाड़ी का टायर चेक करते हैं। सर, कजली के मुंह पे कालिख पोतने वाले और उसको जान से मारने की धमकी देने वाले का पता चल चुका है। हमने उसकी फोटो को सभी थानों में सर्कुलेट कर दिया था। भरूच पुलिस ने उसे पहचान लिया है। उसका नाम सुशील है और इस वक्त जहाँ छुपा है उसके लोकेशन को हमने ट्रेस कर लिया। चलो। किसने मारा कजली को? मुझे नहीं पता। अटक। तो झूठ को जितना तोड़ेगा मरोड़ेगा, मैं तुझे उतना ही तोड़ूंगा। मुझे कुछ नहीं पता। वरना साहब, मैंने कजली को कुछ नहीं किया। वो मानव और मैं दोस्त थे। उसने मुझे बताया कि कजली का कैरेक्टर लेस है, वो गांव के सारे लड़कों पे लाइन मारती है, तो मुझे लगा मैं भी चांस मान लेता हूँ। इसीलिए रेप करके मर्डर कर दिया तूने उसका? नहीं साहब, नहीं, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया। तो फिर उसके मुंह पे कालिख क्यों पोती तूने? साहब, जिस दिन उसने मुझे थप्पड़ मारा था ना, मेरा ईगो हर्ट हो गया था। साहब, तो हम बराबर करेंगे तेरा। एक बात बता, ये कजली का अपने घर वालों के साथ कैसा रिलेशन था? साहब, मानव तो पहले दिन से ही उस पर पूरी नजर गड़ाए हुए था। वो उसे पास भी नहीं आने देती थी। मानव ने पूरे गांव में ऐसी अफवाह फैलाई कि वो किसी आदमी के साथ भाग गई है। अब पता नहीं ये बात सच है कि नहीं, मुझे और कुछ नहीं पता साहब। हो सकता है कि मानव ने ही कजली का किडनैप करके उसका रेप किया और फिर उसके चरित्र के बारे में झूठी अफवाह फैलाई ताकि कैलाश को कजली का नाम प्रधानी चुनाव से वापस लेना पड़े, और उसके बाद मानव का नाम आ गया और वही प्रधान बने। बिल्कुल हो सकता है। चलिए सर, मानव को दबोचते हैं। मानव का? सर, मुझे नहीं पता, पर बात क्या हुई है? मानव का कमरा कौन सा है? सर, वो तो ठीक है। कमरा कौन सा है उसका? तलाशी लो उसके कमरे की। सर ये देखिए, मानव को अपोजिशन पार्टी से भर भर के डोनेशन आया है। ये देखिए पासबुक अपडेट। और सर, नॉमिनेशन पेपर भी मिला है। वो कजली की जगह खुद इलेक्शन में उतरने वाला था। गन को बैलिस्टिक टेस्ट के लिए भेज दो। ये सब देख के लगता है इसके पीछे मानव का ही हाथ है। और वह है कहाँ?
अब मैं सच बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। ढूंढो मानव को, सब जगह उसकी फोटो सर्कुलेट करो, देखते हैं कब तक बच पाएगा। सर, बैलेस्ट्री रिपोर्ट के मुताबिक मानव के घर से बरामद देसी कट्टे से ही कजली की मौत हुई है। इसका मतलब मानव ने ही कजली को मारा है। उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकालो और कैसे भी करके ढूंढ के निकालो उसको। तो आपका कहना यह है कि जिस रात कजरी के पहले पति जिगर का मर्डर हुआ वो आपके साथ था? जी सर, मैं उसका दोस्त भी था और वकील भी। ये क्या है? तो वो कॉन्ट्रैक्ट है जो जिगर ने कैलाश और मानव के साथ बनाया था और उसने मेरे पास रखे थे और बोला था अगर उसे कुछ भी होता है तो ये मैं पुलिस को दे दूँ। तो झूठ क्यों कहा कि तू जिगर को नहीं जानता? दरअसल मेरे ऊपर बहुत केस चल रहे हैं। मैं कोई चुनाव नहीं लड़ सकता, उसके लिए मैंने जिगर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। उसकी 25 साल की जवान बीवी के साथ शादी कर ली। उसके बदले में उसे बहुत पैसे दिए मैंने, लेकिन समय के साथ साथ उसका लालच भी बहुत बढ़ने लगा। और इसीलिए तूने और तेरे भाई ने मिलकर जिगर को मरवा दिया। बता मानव कहाँ है, बता। मुझे नहीं मालूम मानव कहाँ है, नहीं मालूम। क्या करो ये मानव का? उसका नेटवर्क जहां भी फैला हुआ है, उसके जो भी अड्डे हैं, ठिकाने हैं, सब जगह छान मारो और ढूंढ के लाओ जहां भी बैठा हुआ है। सर, रजिस्ट्रार ऑफिस से पता चला है कि मानव का पास के एक गांव में फार्म हाउस है। ठीक है, तुम वहां जाओ, मैं पाठक को भी भेजता हूँ। यस सर। एक फार्म हाउस के पास लोकेशन ट्रेस हुआ। आप लोग यहाँ कैसे? हमें एक हसिया मिला है जिससे जिगर का खून हुआ है और उस हसिये पे मानव के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। इससे एक बात तो क्लियर है कि मानव ने ही कजली और जिगर का खून किया है। सर, हमने कैलाश के वहाँ से जो दूध का सैंपल लिया था उसमें कोई मिलावट नहीं मिली। क्या? तो फिर दूध में मिलावट किसने की और क्यों की? सर, कैलाश जी की जमानत हो चुकी है, मेरे क्लाइंट को छोड़ दीजिए। सर, ऐसे कैसे जाने दे? पाठक, वी हैव टू फॉलो द प्रोसीजर। जावा देने। कजली के मर्डर में कैलाश का एंगल कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो कजली की कास्ट का फायदा उठा के उसे इलेक्शन में खड़ा भी कर रहा था और वो विक्टिम कार्ड प्ले करके ऑपोजिशन के खिलाफ जीत भी चाहता। जहां तक कजली के गरिमा को भंग करके गांव में जुलूस निकालने की बात है, उसमें मानव और लीला दोनों का हाथ है। लगता है कैलाश को फंसाया जा रहा है। मानव भी तो हमारे हाथ में नहीं आ रहा है। हो सकता है मानव ही जिगर की मौत का बहाना करके कजली को घर से बाहर लेके गया हो और फिर उसका रेप किया हो, और फिर अपना पॉलिटिकल रास्ता पूरी तरह से साफ करने के लिए उसने भीड़ की आड़ में आके कजली को गोली मार दी। लेकिन सर, दूध में मिलावट करके मानव का क्या फायदा? दूध में मिलावट कौन करेगा और क्यों? इस पूरे केस में कोई तो इंपॉर्टेंट कड़ी हमसे मिस हो रही है और हो सकता है कि ये तो मानव की डेड बॉडी है, जिसे हम हमारा प्राइम सस्पेक्ट मान रहे थे। वो तो मरा हुआ मिला हमें। लगता है पहले मानव के सर पे किसी ने वार करके फिर गला घोट के बॉडी को यहाँ डाल दिया है। ये केस तो उलझता ही जा रहा है। कैलाश के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है। मानव, जिस पे हमें सबसे ज्यादा शक था, इसे तो किसी ने मार दिया है। अब शक की लिस्ट में एक ही नाम बचता है, सुशील। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और एम्बुलेंस बुला लो। सर, पूरी फैमिली की सीडीआर रिपोर्ट चेक करने के बाद ये पता चला है कि जिस दिन कजली गायब हुई थी उस दिन मानव की वाइफ लीला ने ट्रांसपोर्ट वाले राजू को कॉल किया था। क्या? लीला ने राजू को कॉल किया? स्ट्रेंज। इन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन हो सकता है? अरे कितनी बार कहूं, मैंने राजू
राजू को कोई कॉल नहीं लगा है। आप चाहे तो मेरा फोन देख लीजिए, मैंने उस रात कोई नंबर लगाया ही नहीं है राजू को। लीला की बातों से तो लग रहा है कि जिस रात कजली गायब हुई उस रात लीला के फोन से किसी ने राजू को कॉल किया था और फिर फोन करके कॉल रिकॉर्ड से डिलीट कर दिया। रहीमी, ये राजू का फोन सर्वेलेंस पे डालो और पता करो कहां मिलेगा। राजू के मोबाइल की IMEI की रिपोर्ट के मुताबिक यही वो ठिकाना जहां पर वो सबसे ज्यादा आता था। चलो देखते हैं। आगे मत बढ़ना, गोली मार दूंगा साहब। अरे सब साहब, कजली मेरे गांव की थी। वो देखने में इतनी खूबसूरत थी कि कोई अंधा ही होगा जिसकी नजर उस पर ना फिसले। और उसके पति ने कुछ पैसों के लिए अपनी पत्नी को कैलाश के हाथों बेच दिया। साहब, मैंने किशन के यहाँ ड्राइवर की नौकरी कर ली ताकि आते जाते मैं अपनी कजली से मिल सकूं, उसके पास रह सकूं। और साथ ही साथ मैंने दूध में मिलावट का धंधा शुरू किया। मुझे कैलाश जितना अमीर बनना था साहब, ताकि मैं उन पैसों से अपनी कजली को वापस से खरीद सकूं। जिस दिन कजली के मुंह पे कालिक पोता गया, उस रात उसने तय कर लिया था कि उसे कैलाश और उसके परिवार के चंगुल से बाहर निकलना। राजू, मैं इस पूरे परिवार से तंग आ गई हूँ। राजू, इस नरक से निकालने में मेरी मदद करो। कजली, तू चिंता मत कर। रात के 11 बजे बाजार के पीछे वाली रोड पे मैं तुझे आके ले जाऊंगा। मुझे बहुत काम करवा दे। कैलाश, माधव, नीला सब मुझे जानवर जैसा बर्ताव करते हैं। मुझे कुछ भी करके उस कैलाश से छुटकारा मारा है राजू। कजली, तो चिंता मत कर, मैं कैसे भी करके तुझे कैलाश के चंगुल से बाहर निकालता हूँ। अरे उठ गई? मैंने तेरे कैलाश से छुटकारे का इंतजाम कर दिया है। कैसे? अभी तक मैं दूध में पानी मिलाता था, पानी मिलाकर बेच रहा था, लेकिन इस बार मैंने दूध में जहर भी मिला। अब जो भी दूध पिएगा वो मर जाएगा और उसका सारा इल्जाम जाएगा उस कैलाश पर और हो जाएगा जेल। फिर हम दोनों कर लेंगे शादी। कैसा रहेगा प्लान? क्या तुमने दूध में जहर मिलाया? तुम ऐसा कैसा कर सकते हो? उन लोगों को मारकर मैं आजादी नहीं चाहती। अरे कजली, तू समझती क्यों नहीं है? ये सब मैंने तेरे और मेरे लिए किया है। मैं तुझसे प्यार करता हूँ ना, तू जानती है ना। मैंने बरसों तेरा इंतजार किया है। अब तुम्हारे और हमारे बीच में कोई नहीं आ सकता। कोई साहब, जब मैं वापस आया तो कजली जा चुकी थी। कजली, मैं बहुत डर गया कि अगर उसने सब कुछ आप लोगों को बता दिया तो आप लोग मुझे पकड़ लेंगे। साहब, मैंने भीड़ की आड़ में अपनी कजली को मार डाला। बोल आगे क्या हुआ? साहब, जब हमको पता चला कि पुलिस मानव पर शक कर रही है तो मैंने शक को यकीन में बदलने के लिए मानव के कमरे में गन रख दी। मानव पुलिस के डर के मारे मेरे दूध की गाड़ी में छिपकर भाग रहा था। अब मानव को पता चल गया था कि मैंने ही दूध में जहर मिलाया।
और उसे ये भी अंदाजा लग गया था कि मैंने एक कजली के साथ, अब उस समय कुछ नहीं समझ में आया। मैंने मानव को भी मार दिया। प्यार करना गुनाह नहीं, लेकिन प्यार के नाम पे पिशाच बनकर लोगों की मौत का तांडव करना सिर्फ गुनाह ही नहीं बल्कि एक घिनौनी मानसिकता है। आई, पूजा का समय हो रहा है, जल्दी आ जाओ। नितिन, बेटा चल, पूजा का समय हो गया है। अरे इतने पैसों की क्या जरूरत है तुझे? सब कुछ तो है तेरे पास, घर, जमीन, पैसा, फिर इन्वेस्टमेंट है यार विश्वजीत। मेरी बात मान, ये ना बाद में दुगना फायदा करके देगी। अरे 65 लाख रुपए उठा चुका है तू मार्केट से, कैसे लौटाएगा? कुछ सोचा है? उससे ज्यादा लौटाऊंगा, सूद समेत। आपकी बात संभाले यार प्लीज, बड़ी जरूरत है। अरे पापा लेकिन लोगों की बड़ी है तुझे। दोस्त हो यार मैं तेरा। अरे दोस्त है इसीलिए तो बोल रहा हूँ। 4 साल से 1 रुपया नहीं दिया तूने, मुझे भी जवाब देना पड़ता ना यार। ठीक है, ये ले दीपक के गहने रख। अरे लेकिन वही नहीं, सिक्योरिटी समझ कर रख ले, 50 लाख के हैं तो रख ना, कुछ भी करके पैसों का इंतजाम कर। ठीक है, मैं बात करता हूं फाइनेंसर से, लेकिन इंटरेस्ट जरा मैं हूं ना, चिंता मत कर दूंगा, लेकिन पैसे की। बाबा, आप ये सही नहीं कर रहे हो, और पैसों की क्या जरूरत है? नितिन, अभी तुम छोटे हो, इन सबसे दूर रहे। छोटा हूं पर बात समझदारी की कर रहा हूं। तुमच्यासारखा फक्त देव नाही करत आहे। आहो, क्या बोल रहा है, एक बार सुन तो लीजिए। चुप, एकदम चुप। मैंने पैसे लिए हैं, मैं ही लौटाऊंगा। हाँ, पर थोड़ा तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा पति कोई साधारण आदमी है? मेरा भाऊ जो बोल रहा है वो सच होगा। आत्या तू पागल हो गई है क्या? ये ऐसे बात करते हैं? दादा अरे काय झालं? आई के गहने गिरवी रखकर पैसों का इंतजाम कर रहे। धीरज काका बोलो ना इन्हें कुछ। मैं अब क्या बोलूं? ठीक है, करा काय करायचं ते, बेच दो सब, बर्बाद कर दो सब। पूरे परिवार का विश्वास होना बहुत जरूरी है। हम सबको एक साथ रहना होगा, यही हमारी ताकत है। अस्मिता, हाँ मैं स्कूल के लिए निकल रहा हूँ, टिफिन दो जल्दी। बस 1 मिनट। हाँ जल्दी। धीरज, दादा अच्छा हो गया तू घर पे ही मिल गया। धीरज, तुम यकीन नहीं करोगे कल रात को क्या हुआ। मैंने सपने में जो देखा ना, एकदम अद्भुत था। क्या दादा? बाबा आए थे मुझसे मिलने। धीरज, सगळं ठीक होईल, फक्त काही दिवसांची गोष्ट आहे बघ, बाबा सब ठीक कर देंगे। अहो, तुम्ही यांचं ऐकू नका, आप समजदार हो,
इन झमेले में प्लीज मत पड़ना, बेवकूफी है ये। तुला नहीं करणार ग, क्योंकि ये हमारा परिवार है और तू तो हमें अपना मानती ही नहीं है। पर बाबा है, हम सबके बीच में हैं। अरे किती वेळा फोन करतोस रे? अरे आजी बाजूलाच होती। तू ये दुनियादारी है ना मुझे मत सिखा, समझी? मैं तेरे और तेरी फैमिली के तिकड़म सब जानता हूँ। सुन, अगर तू पुनावाड़ी नहीं आई तो मैं तेरी फैमिली को देख लूंगा। तू जानती है ना मुझे? मैं भी आना चाहती हूँ वहाँ, लेकिन नहीं आ सकती। और तू बार बार मुझे फोन मत किया करा। अजी कभी भी आ सकती है यार। मैं कितनी बार तुमसे क्या रे हलकट, एक बार समझाया तो समझ में नहीं आता? मिताली से दूर रहना, उसे फिर से फोन नहीं करना, आणि जर फोन केलास ना तो उलटा लटकून मिरचीची धुरी देईन तुला, समजलं? ताई, 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 दादा, लवकर या, लवकर या। हेलो, पुलिस स्टेशन। साले कमीने लोग, बाहर निकलो। मुझे नालायक कहते हो? अबे सबसे बड़े नालायक तो तुम लोग हो। अभी भी ऊंच नीच की बातें करते हो। ओ वाकोड़े साहब, और डेमोक्रेसी चालू है, लोकतंत्र। वो दिन गए जब हम जैसे लोगों को आप लोग अपने साथ नहीं बिठाते थे। अभी हम लोग भी चलना सीख चुके, आप लोगों के कंधे से कंधे मिलाकर, समझा? अबे भगवान से डरो, में देख रहा है वो सबको, सबका हिसाब रख रहा है। बहुत भगवान भगवान करते हो ना? अबे नर्क में जगह मिलेगी तुम लोगों को, नर्क में। तुमको नहीं तो ये घर नहीं है, ढोंग है, ढोंग। डॉक्टर, हाँ? डॉक्टर काय का डॉक्टर? थू, हट। ओके दादा, सोच के बताता हूँ। प्रॉपर्टी के पेपर क्यों निकाले आपने? भाऊ ने कुछ कहा? तुम शांति से सुन लो तो मैं बताता हूँ। तुम बैठो बैठो। देखो, दादा बोल रहे हैं कि अगर पैसे का बंदोबस्त नहीं हुआ तो ये अपना घर गिरवी रख के पैसा खड़ा करेंगे। क्या? तो इसीलिए आप कह रहे थे कि सोच के बताता हूँ? अरे इसमें सोचना क्या है? हाँ, आप भी जानते हैं क्या सारा मूर्खपना है। आप स्कूल में हेडमास्टर हो, आप ये सब नहीं कर सकते। अरे लेकिन मैं दादा को कैसे बोलूं? ठीक है, तो मैं बोल दूंगी कि मुझे मेरे सर पर छत चाहिए। उनके भरोसे मैं बेघर नहीं हो सकती। उनको अपनी फैमिली की परवाह नहीं होगी, पर मुझे है। ये देख धीरज, ये जो सब हम कर रहे हैं ना, सिर्फ हमारे फैमिली के भलाई के लिए कर रहे हैं। हमारी अपनी भी एक फैमिली है भाऊ। बोली चोमड़ी, तू ना इन सबसे दूरी रहे और तू बीवी के पल्लू से ना जरा कम बंधा कर और खुद के फैसले खुद लेना शुरू कर। मर्द है ना तू? मर्द है इसीलिए मना कर रहे हैं, वरना यहाँ तो किसी को रीढ़ की हड्डी है ही नहीं। क्या बोली? सच कहा, खरा बोलते हैं। मैं कब से आपसे एक लेवल में बात कर रही हूँ, आप एक लेवल छोड़ रही है। धीरज बस, अरे तुझी भाई को काय बोलते ताईला? देख क्या रहा है तू? अरे कुछ तो बोल। क्या बोलूं मैं भाऊ? आपको बुरा लगेगा लेकिन अस्मिता जो कह रही है ना, सही कह रही है। अब ये मुझसे नहीं होगा।
धोखा दे रहा है तू अपने दादा को। अरे अपने बाबा की बात को मना कर रहा है तू। भाऊ बाबा मर चुके हैं, अब उनके नाम से डराना बंद कर दीजिए। तेरे कहने का मतलब क्या है? क्या है? क्या कहना चाहती है तू? कहना क्या चाहती हूँ? सच बोल रही हूँ मैं, सच सुन नहीं पाती इसीलिए। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बाबा को बड़ा हुआ कहने की? छान, वेरी गुड। एक काम करो, मार दो एक दूसरे को। तुम लोगों का यही पागलपन हमें एक दिन आजोबा से मिला देगा, फिर पूछेंगे उनसे क्या सच क्या धोखा। नितिन सुन, बड़े बात कर रहे तब हम नितिन चल चुपचाप जाके अंदर बैठ। ये जाके अपनी बहन को बोल। अब ज्यादा बात की ना तो यही पिटूंगी। हट। अब बस हो गया दादा, आज मैं चुप नहीं बैठूंगा। दादा अस्मिता को बीच सड़क रोका, उसे बदनाम किया, उसके ऊपर हाथ। दादा अस्मिता बीवी है मेरी। जरूर कुछ गलतफहमी हुई होगी। मैं विश्वजीत से बात करता हूँ। शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा मतलब? अब होने को बाकी क्या है? दादा कल घर में घुस के हमें मार डालेंगे, उसके बाद मैं रिएक्ट करूं? ऐसा कुछ नहीं होगा, शांत हो जा। हाँ शांत रहो। कल हम अगर मर भी गए ना तो भी शांत रहेंगे। आप खुद के लिए हमारी जिंदगी खतरे में डालना बंद कर दीजिए बाबू, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। अस्मिता तू शांत हो जा, हम सब तेरे साथ हैं। इसी बात का तो डर है ताई कि आप सब साथ हो। इस सब से बाहर निकलने का अब एक ही रास्ता है। आओ इधर। अरे धीरज क्या करता है? धीरज अरे कहाँ जा रहा है तू? धीरज क्या कर रहा है? धीरज क्या कर रहा है? क्या दादा ये जमीन बेच डालते हैं, सारा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा। धीरज बोलने से पहले एक बार सोच लिया कर। विसरलास, ये जमीन बाबा ने आई के नाम पर ली थी। तुझे पता है ना बाबा की अस्थि अभी यहीं पर है। आई जरा प्रैक्टिकल बोला कर, ऐसे इमोशनल बातों से ना बैंक अकाउंट नहीं भरता। फिर तू भी सुन ले, ये जमीन नहीं बिकेगी। अहो ना ही एकणार, अब हमें ही कुछ करना होगा। दादा आपकी इज्जत करता हूँ इसके लिए चुप हूँ, लेकिन मेरी इज्जत के ऊपर या मेरी फैमिली के ऊपर कोई भी आ चाहिए ना तो भूल जाऊंगा हमारे बीच कोई रिलेशन है। चल अस्मिता। ए विश्वजीत, दाखुल इसमें लायकी छोटी। अरे तूने गुंडे भेजे मेरे भाई की बीवी को डराने के लिए? अरे असली मर्द की औलाद है ना, मुझसे बात करता सीधे। ये मी कोणाला पाठवलं नाही कळलं? तो वो क्या तेरे ससुराल वाले थे? झूठ मत बोल कमीने। अरे वो पैसा मांग रहे, मरने मारने की बात कर रहे कमीने। ए, कमीना किसको बोल रहा है तू? कमीना किसको बोल रहा है? धमकियां मुझे भी आ रही है, समझा? कल मेरे घर पे पत्थर फेंका, मैं आया तेरे पास, तुझे दिया टेंशन नहीं ना? इसी को बोलते हैं दोस्ती, समझा? चल तू काय का दोस्त? थूकता हूं तेरी दोस्ती में, थूक। अरे जा रहे, चल। हाँ हेलो आई, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ बेटा। अच्छा आई, एक काम करो, तुम मिताली को लेकर 2-3 दिन के लिए पुनावाड़ी आ जाओ। अरे वहाँ जो कुछ हुआ वो जानते हुए भी? हाँ आई, मिताली की चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। ठीक है बेटा, आम्ही उद्याच निघतो। हाँ ठीक है। कल आजी के साथ मैं वापस आ रही हूँ पूनावाड़ी, और हाँ ये हमारा आखिरी मौका है, चाहे जो हो जाए मुझे वहां से भगा के लेके जाओ। सोच ले, फिर उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। कुछ भी, अब मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। ठीक है, अब हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकता। तेरी फैमिली को मैं देख लूंगा।
पूजा का समय हो रहा है, जल्दी आ जाओ। नितिन, बेटा चल, पूजा का समय हो गया है। दिल्ली बुरारी केस 2019, जहां एक घर में 11 लोगों की सामूहिक आत्महत्या ने पूरे देश को चौंका कर रख दिया था। लेकिन उस रात हुआ क्या था, कोई नहीं जानता। हमारा देश इस घटना को अभी तक भूल नहीं पाया है। और आज यहाँ सतारा में एक ही परिवार के 6 लोगों के शव एक ही घर में मिले हैं। क्या ये बुरारी 2.0 केस है? आखिर क्या हुआ डॉक्टर सुधीर और उनकी फैमिली के साथ? केस की सेंसिटिविटी को देखते हुए ये केस SIT की टीम को सौंप दिया गया है। तो आप देख सकते हैं। सर क्या लगता है आपको? सर क्या लगता है आपको ये? सर क्या लगता है आपको ये एक सुसाइड है? लगता है वो अंदर जाके देखने के बाद मुझे लगेगा, फिर वो लगने के बाद मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सर आपकी थ्योरी के हिसाब से कुछ तो सर पता चला होगा कि मर्डर हुआ है। सर चलो विचार जैन सर। जी PSI विघ्नेश गडकरी, पुनावाड़ी पुलिस स्टेशन। सर ये वेटरनरी डॉक्टर सुधीर का घर है। सर ये डॉक्टर सुधीर है और ये है इनकी माँ सुमति। सर ये नितिन है और ये मिताली। सर ये प्रमिला है, डॉक्टर साहब की बड़ी बहन। सर सेम है। क्या लगता है खान? सर अजीब लग रहा है। इनकी मौत हुई है ऐसे लगता ही नहीं, ऐसे लगता है कि ये सोए हुए हैं और कभी भी जाग सकते हैं। सर एक ही साथ पूरी फैमिली का खत्म हो जाना, मतलब दिस इज। ये मीडिया वाले हैं ना, इस केस को दिल्ली के बुरारी केस से जोड़ रहे हैं सर। बुरारी 2.0 ऐसे कह रहे हैं सर, और मुझे भी यही लगता है। गडकरी, तुम्हारे और मेरे सोचने से कुछ नहीं होता, उससे केस नहीं बनती, समझे? उसके लिए सच्चाई सामने लानी पड़ती, प्रूफ ढूंढना पड़ता है, और ये काम मीडिया नहीं हम लोग करते हैं। सॉरी सर। पर एक साथ इतने लोगों की बॉडी मिलना, इसका मतलब ये नहीं कि ये सुसाइड है। यस सर, मुझे भी यही लगता है। अगर ये मास सुसाइड होता तो एक साथ एक कमरे में सारे लोग होते। यू राइट, बुरारी केस की तरह। लेकिन अब यहाँ एक बॉडी पड़ी है, एक किचन में है, 2 हॉल में है। आई डोंट थिंक सो सर ये मास सुसाइड है। सर घर में कोई स्ट्रगल के मार्क्स नहीं है और ना ही फोर्स्ड एंट्री लग रही है। सुसाइड या कोई रेप? नहीं सर, लेकिन कुछ बॉडीज के पास वॉमिट के निशान है। सर देखने पर तो ये सुसाइड ही लग रहा है। नहीं, मुझे नहीं लगता सुसाइड है, क्योंकि फ्रिज में खाने का सामान, वॉशिंग मशीन में कपड़े हैं धोने के लिए, ये इधर दूध का बर्तन रखा है। इतनी सारी तैयारी करके कोई सुसाइड नहीं करेगा। लेकिन सर बैक डोर ओपन है। हो सकता है मारने वाला पीछे के दरवाजे से भागा हो सकता है। सर हर बॉडी के पास ग्लास भी मिले हैं सर, मगर उसमें दूध वगैरह नहीं मिला है सर। सारे ग्लासेस फॉरेंसिक को भेज दो और रिपोर्ट चाहिए बोलना जल्द से जल्द। ये डॉक्टर सुधीर, इसके कनेक्शन में कोई है जिससे बात कर सके? हाँ सर, डॉक्टर साहब का एक भाई है धीरज, यहाँ के स्कूल में हेडमास्टर है सर। यहाँ तो ताला है। हर्षा चेक करो। जी सर। खान चेक करो। कौन कौन रहता है यहाँ? सर धीरज, उसकी पत्नी और उसका 12 साल का बेटा रहता है यहाँ पर। सर सारी खिड़कियां अंदर से बंद है। इनको नंबर देना, धीरज और उसकी पत्नी का। चेक करो खान। सर ये खिड़कियां भी अंदर से लॉक्ड है। तो क्या छोटे भाई नहीं बड़े भाई की हत्या कर दी, या फिर ये केस भी दिल्ली के बुरारी कांड की तरह ही एक मास सुसाइड का केस है? पुलिस को इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है और हम आपको इस केस की अपडेट पल पल देते रहेंगे। हर्षा सर पता करो इनके बारे में किसी को पता है क्या? जी सर। सर मेरा नाम नरेश है, यहाँ पास में ही मेरी डेयरी है। सुबह 4:30 के आसपास मैंने यहाँ से सुधीर साहब की गाड़ी जाती हुई देखी। तुम्हें कैसे मालूम है डॉक्टर सुधीर की गाड़ी है? पुनावाड़ी में 2 ही गाड़ी है, एक गांव के प्रेसिडेंट की और एक डॉक्टर साहब की। गाड़ी में कौन कौन था? इतना देख नहीं पाया सर। जा।
एक काम करो खान, गांव के आसपास के रोड पे सीसीटीवी के देखो, उसका फुटेज कलेक्ट करो, गाड़ी को ट्रेस करो। हो सकता है ये धीरज ने सुधीर की फैमिली का मर्डर किया और खुद के फैमिली को लेके भाग गया हो। नहीं, इतने जल्दी कंक्लूजन पे नहीं आ सकते खान, बहुत सेंसिटिव केस है, संभल के कदम रखना होगा। यस सर। सर दोनों भाइयों के बीच कुछ पंगा तो जरूर था और पिछले हफ्ते तो बहुत झगड़ा भी हुआ था। किस बात को लेके झगड़ा हुआ? दोनों भाई ने काफी लोन लिया था और उसके बीच में उनके झगड़े भी होते थे, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद लोन क्यों लिया था ये पता नहीं सर, लेकिन फैमिली पूरी स्ट्रेस में थी सर। अस्मिता ने खुद मुझे बताया था। हर्षा, इनका नंबर और एड्रेस लेना। खान, ये फैमिली तो वेल टू डू थी, तो इनको पैसों की इतनी क्या जरूरत पड़ी? धीरज और उसकी वाइफ दोनों का सर्च वारंट निकालो। सर ये धीरज और उसकी वाइफ अस्मिता दोनों को कॉल कर रहा था, दोनों के फोन स्विच ऑफ आ रहे हैं और उनका वो 12 साल का लड़का है ध्रुव, तो मुझे लगता नहीं इतने छोटे लड़के के पास मोबाइल होगा। संग्राम है। हाँ बोल। सर सुधीर के पॉकेट में सुसाइड नोट मिला है। क्या? नरेंद्र भोसले, विनोद शर्मा, केशव पवार, ऐसे 12 लोगों के नाम है। बाद में दूसरा पैराग्राफ है जो सुसाइड नोट है, उसमें वो लिखता है, मैंने इन 12 लोगों से उधार पैसे लिए हैं, हम पैसे चुका नहीं पा रहे हैं, इसीलिए हमें धमकियों के कॉल आ रहे हैं। अब हम थक चुके हैं, इसीलिए मैं और डॉक्टर सुधीर वाकोड़े अपने पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर रहा हूँ। ऊपर दिए गए नाम ही हमारे आत्महत्या के लिए जिम्मेदार है, डॉक्टर सुधीर वाकोड़े। सर ऐसे 2 पैराग्राफ है, हजम नहीं हो रहा है। सर ये केस तो क्लोज हो गया, सुसाइड है। खान क्या लगता है? सर ये जो पहला पैराग्राफ है जिसमें 12 लोगों के नाम लिखे हैं, उनकी इंक फेड है, और बाद में जो दूसरा पैराग्राफ लिखा गया है उसकी इंक बोल्ड और डार्क है, मतलब ये अभी लिखा गया। ये दूसरा पैराग्राफ है ना, ये कल रात को लिखा गया है, क्योंकि जब कोई नोट लिखी जाती है तो सबसे पहले उसकी वजह लिखी जाएगी ना, कि मैं ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि। इसे इसमें वजह बाद में लिखी है, नाम पहले लिखी है, तो हो सकता है किसी ने जबरदस्ती से ये लिखवाई। लेकिन सर नोट लिखने का कोई पैटर्न भी तो नहीं है, ये ऐसा तो नहीं कि उन्होंने नाम पहले लिखे हो, कागज़ जेब में ही रह गया और बाद में सुसाइड के वक्त वही कागज़ था तो उसी पे लिख दिया नोट। इसमें सबसे पहले जिसका नाम लिखा है उसको उठाओ, विश्वजीत। अरे सर, लेकिन सर मेरी बात। ए चुप, अरे बस। भाग रहा अरे भाई जो ये भाग रहा था ना? हाँ सर, घर से बाहर ही पकड़ा इसको। क्यों भाग रहा था तू? हाथ नीचे कर, हाथ क्यों भाग रहा था? हाँ सर मुझे पता था कि आप लोग सबसे पहले मुझे पकड़ेंगे, इसीलिए। तूने धमकाया था ना उनको, तेरे वजह से सुसाइड किया उन लोगों ने। मानता हूँ कि मैंने उसे धमकाया था, लेकिन क्या करता, मेरा बचपन का दोस्त था वो, उसने मदद मांगी, मैंने कर दी। लोगों ने मेरे भरोसे उसे पैसे भी दिए थे, लेकिन 5 साल हो गए, उसने ना मुद्दल दी ना ब्याज। मैंने बोला उसे पैसे वापस कर दे वरना हम दोनों नहीं बचेंगे। धीरज की बीवी को भी कुछ लेनदारों ने धमकाया था, इसलिए तूने गुंडों को घर पे भेजा, उनको मरवाया। सुधीर की मौत से तो मेरी लंका लग गई है, लेनदार मेरी गर्दन पकड़ रहे हैं, मुझसे पैसे मांग रहे हैं। तो दोनों भाइयों के बीच क्या झगड़े चल रहे थे? पता नहीं सर। नहीं सर, उसने कभी बताया नहीं। उसने ये भी नहीं बताया कि वो इतने पैसों का क्या कर रहा था। इन्वेस्टमेंट बोलकर 65 लाख रुपए उठाए थे उसने मार्केट से। इतने पैसे की क्या जरूरत थी उसे? पता नहीं सर, उसने पैसे मांगे और हमने दिए, लेकिन धीरज और उसकी बीवी ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। सर अगर मर्डर हुआ है ना तो पक्का उन्होंने ही किया होगा। आप उन्हें पकड़िए ना सर, वो अस्मिता भी इस सबसे छुटकारा चाहती थी। सर मेरा इस केस में कोई लेना देना नहीं, मैं जाऊं सर? हाँ जा, अंदर लेके जाओ इसको। चल उठ, चल तो। पूरी फैमिली मर गई? और नहीं तो क्या, पूरा परिवार मर गया। वो दिल्ली वाला कांड था ना वैसे। पर डॉक्टर सुधीर तो सुलझे हुए इंसान थे। क्या हुआ डॉक्टर साहब को? आप जानते हो उन्हें? हाँ, मेरी बिलोरी, मेरी नागिन का इलाज किया था ना उन्होंने। वो और उनकी फैमिली दोनों मर गए। जहर पी के उन्होंने सुसाइड कर लिया और उनका छोटा भाई धीरज भी गायब है। डॉक्टर की एक बेटी है मिताली, जो बाहर रहते, उसका चक्कर मिलिंद नाम के किसी लड़के के साथ चल रहा है। अदर कास्ट का था वो लड़का, घर वाले मान नहीं रहे थे, इसीलिए उसे कोल्हापुर अपने दादी के पास भेज दिया। सर इन सबके फोन्स घर पर ही मिले हैं।
मैंने सबके कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए लेकिन कोई सस्पिशियस एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही। हाँ लेकिन सर मिताली के फ़ोन में मिलिंद के साथ चैट्स हुए हैं। मिलिंद की जो फ़ोन लोकेशन है वो शाम को 7 बजे से 9:30 बजे तक सुधीर के घर के आसपास थी और फिर सुबह 4:30 बजे और उसके 1 घंटे बाद उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। सर पीएम रिपोर्ट आ गई। इतनी जल्दी? सर सिर्फ 3 लोगों की आई है, सुधीर, उसकी माँ और नितिन की। तीनों की मौत पॉइजनिंग के कारण हुई है। खान, वो जो ग्लास मिला हमें बॉडी के पास, उसकी रिपोर्ट आई? नहीं सर, लेकिन जल्दी आ जाएगी। सर ये पीएम रिपोर्ट के अनुसार तीनों की मौत रात 11 से 12 के बीच में हो गई। तीनों के मौत का टाइम लगभग सेम है। अब सवाल ये है कि इनको जहर दिया गया या इन्होंने जहर लिया। सर मुझे एक बात पता नहीं चल रही कि इतनी मात्रा में जहर आया कहाँ से और ये पॉइजन कौन सा है, ये हमें देखना चाहिए। कहीं ऐसे तो नहीं है धीरज ने सबको पॉइजन दिया, मार दिया और भाग गया। ये धीरज का मिलना बहुत जरूरी है। सर ये डॉक्टर सुधीर की गाड़ी मिल गई। गुड न्यूज। गाड़ी चेक करो। सर सर हाँ 1 मिनट, ये देखिए सर, ये किसी और गाड़ी के निशान है। मतलब ये धीरज अपने फैमिली को लेके अपने गाड़ी से यहाँ तक आया, बाद में दूसरे गाड़ी से चला गया ताकि उसके गाड़ी को हम ट्रेस ना कर सके। सर इस गाड़ी में कुछ नहीं मिला सर। फॉरेंसिक को बुला और देखो फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं क्या। सीसीटीवी? नहीं सर, पूरे गांव में कोई सीसीटीवी नहीं है, लेकिन बैंक के सामने एक सीसीटीवी है, लेकिन वो एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में, तो हमारे किसी काम का नहीं है सर। सभी टोल नाके चेक करो। 4:30 के बाद जितनी भी गाड़ियाँ वहाँ से पास हुई है उस सभी गाड़ियों का नंबर निकालो। हाँ, और देखो कौन से गाड़ी में कोई दिख रहा है क्या। संग्राम, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, घास में सुई ढूंढने जैसा। पूरी मेहनत के साथ काम करना पड़ेगा। यस सर। सर धीरज पूरी फैमिली को मारकर भाग गया, ये बात मुझे खटक रही है। खटक तो मुझे भी रहा है। ये सुसाइड नोट, ये सुधीर के घर से जो डॉक्यूमेंट्स मिले थे ना, वो फिर से चेक करो, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। जी सर। सर ये सुसाइड नोट डॉक्टर सुधीर ने नहीं लिखा है। ये देखिए अपॉइंटमेंट रजिस्टर और नोटपैड, इन दोनों में डॉक्टर सुधीर की हैंडराइटिंग मैच नहीं कर रही है। सर ऐसा भी तो हो सकता है ये सुसाइड लेटर शायद धीरज ने लिखा होगा और डॉक्टर सुधीर की जेब में रख दिया होगा। हर्षा, अगर ये धीरज ने खुद लेटर लिखा होता तो उसने ऐसा क्यों लिखा कि वो और उसका छोटा भाई अपने पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर रहे हैं? मुझे लगता है खान, ये सुसाइड के वक्त धीरज का पूरा परिवार वहां था। वो भी सुसाइड करने वाला था, लेकिन वो डर गया और वहां से भाग गया। हेलो, हाँ बोला। क्या? ओके। हेलो, ये धीरज के घर से अजीब सी बदबू आ रही थी, कुछ तो गड़बड़ है। डॉक्टर सुधीर के छोटे भाई धीरज के घर के पास से अजीब सी स्मेल आ रही है और उनके डोर पर ताला लगा हुआ है और इसी के साथ एसआईटी की टीम यहाँ पर आ चुकी है। चलिए उन्हीं से पूछते हैं। सर अंदर से सर स्मेल आ रही है। सर आखिर चल क्या रहा है? लॉक तोड़ने की व्यवस्था करो। बाकी रूम सर्च करो, पूरा अंदर देखते हैं। यस सर। सर दोनों बॉडीज काफ़ी डिकम्पोज हो चुकी है, लगता है इनकी मौत भी 19 तारीख को रात को ही हुई है। और सर सिमिलर लग रहा है, ये ग्लासेस, इन दोनों के फोन्स भी घर पे है और स्विच ऑफ भी है। सर लेटर में जो लिखा था यानी सही था, इन दोनों ने सुसाइड किए लेकिन अपने अपने घर पे। अब तो ये बुरारी केस जैसा ही लग रहा है सर। अरे संग्राम, बाहर से लॉक था, लॉक किसने किया? सर ये दूध वाले के हिसाब से सुबह 4:30 बजे सुधीर की गाड़ी यहाँ से गुजरी, लेकिन गाड़ी में कौन था? सुधीर की मौत रात को 11 बजे से 1 बजे के बीच में हुई, तो हो सकता है जिसने मर्डर किया उसने पहले सुधीर को मारा, फिर धीरज को मारा और 4:30 बजे दरवाजे को लॉक करके निकल गया। लेकिन सवाल अभी भी है कि गाड़ी में कौन था? उस लड़की का बॉयफ्रेंड मिलिंद हो सकता है सर। सर मिलिंद का नंबर ट्रेस पर है,
जैसे ही उसका फ़ोन स्विच ऑन होगा हमें उसका एग्जैक्ट एड्रेस मिल जाएगा। और सर पूछताछ में पता चला है कि ये धीरज और सुधीर ने मिलिंद को पिटवाया था। ये ऐसा तो नहीं कि उसने बदला लिया। ऐसा बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। पीएम रिपोर्ट का क्या हुआ? सर कल तक मिल जाएगा। सर ये तीनों के रिपोर्ट बाकी के तीनों के रिपोर्ट की तरह ही है। ये तीनों को भी जहर देके मारा गया और इनका डेट टाइमिंग सुधीर, सुमति और नितिन के डेट टाइमिंग से मैच करता है, रात 11 से 12 के बीच। और सर टॉक्सिकोलॉजी की रिपोर्ट के अनुसार कोबरा वेनम पॉइजन यूज किया गया है। ग्लास पे जो ट्रेसेस मिले हैं वो भी इससे मैच करता है। सर ये मिलिंद का सेल ऑन हो गया। उठाओ उसको। और खान, गडकरी की मदद से इस एरिया में जितने भी सपेरे उन सबसे पूछताछ करो। ओके सर। सर ये बदला है ना, किसी नशे से कम नहीं है मिलिंद। डॉक्टर सुधीर ने तुझे मारा, जलील किया तो तूने थानी और पूरे फैमिली को मार दिया। सर मैंने किसी को नहीं मारा सर। सर मेरा मिताली के ऊपर प्यार था सर, सच्ची वाला सर। और सर तेरा फोन क्यों बंद था? एमए के एग्जाम थी सर पुणे में, इसलिए मैंने मोबाइल ऑफ रखा था सर। मैं सच कह रहा हूँ सर। देख तेरा 19 तारीख को मोबाइल लोकेशन दिखा रहा है डॉक्टर सुधीर के घर के आसपास का, शाम को 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक का। सवेरे 4:30 बजे भी तेरा मोबाइल लोकेशन दिखा रहा है वहाँ। सर मैं था वहाँ पे सर, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। मैं और मिताली सर शादी करना चाहते थे सर, लेकिन सर उसकी पूरी फैमिली अगेंस्ट थी सर। मेरी हिम्मत कैसे मेरी बेटी का हाथ मांगने की? हाथ चाहिए, देते हैं ना। ये चप्पल देखिए, ये कितनी भी खूबसूरत होगी ना तो भी इसे सर पर रखे चलने का रिवाज नहीं है। तेरी औकात भी उतनी ही है। अरे तेरी बिरादरी कहा, हमारी बिरादरी कहा, ये अंतर कभी मिटेगा नहीं। प्रेम करते थे यार बाबा। दूर रख, दूर रख। इसको अंदर लगे जा। काका मेरी बात तो सुन। देख अगर अभी निकला नहीं ना, यही गाड़ दूंगा तुझे। किसी को इतना भी मत डराओ काका कि डर खत्म हो जाए। अब तो मिताली मेरी होकर रहेगी। सर उन्होंने मिताली को कोल्हापुर भेज दिया, लेकिन फिर भी हम कांटेक्ट में थे। उसने मुझे 18 तारीख को कॉल किया था सर, और कहा कि अगले दिन वो पुनावाड़ी आने वाली है। कल आजी के साथ मैं वापस आ रही हूँ पुनावाड़ी, और हाँ ये हमारा आखिरी मौका है। चाहे जो हो जाए मुझे वहां से भगा के लेके जाओ। हमने डिसाइड किया कि हम 19 तारीख को भाग जाएंगे। हमारे पास ये आखिरी चांस है। उसने 6:45 बजे मुझे कॉल किया था। जैसे ही पूजा खत्म हो जाएगी ना, मैं बैक डोर से एग्जिट ले लूंगी। ठीक है? ठीक है। फिर मैंने 9:30 तक वेट किया, उसका कॉल नहीं आया, इसलिए मैं घर चला गया। रात भर उसका कॉल नहीं आया, इसलिए मैं सुबह वापस उसके घर के पास गया। पिछला दरवाज़ा खुला था, इसलिए क्या हुआ देखने के लिए मैं अंदर गया तो मिताली, मिताली तूने कुछ किया नहीं तो पुणे क्यों भागा? पुलिस स्टेशन क्यों नहीं आया? सर आपको पता है सर, सीधा सीधा कुछ नहीं होता है सर। मेरे और मिताली के बारे में आपको पता चल जाता, सारा इल्जाम मुझ पे आ जाता सर। इधर आ। अगर तेरी बात झूठ निकली ना तो याद रख तेरे साथ क्या करेंगे। सर ठीक है ना सब? नहीं खान, कुछ ठीक नहीं है। इतने केसेस मैंने सॉल्व किए, लेकिन ये केस बहुत स्ट्रेस दे रहा है। सर सबकी हालत यही है सर। संग्राम तो घर भी नहीं जा रहा है, यही चौकी में सो रहा है। मीडिया इन्वॉल्व है, ये केस जल्द से जल्द सॉल्व करना होगा। सर ये धीरज और उसके फैमिली की पीएम रिपोर्ट। सर इन तीनों की मौत भी सेम तरीके से हुई है जैसे सुधीर और उसके फैमिली की हुई थी। टाइमिंग ऑफ डेथ? सर 19 तारीख को रात को 9:30 से 10 के बीच। इसका मतलब सुधीर और उसके फैमिली की मौत के एग्जैक्ट 2 घंटे पहले। सर ये बाहर से लगा हुआ ताला ये प्रूव करता है कि किसी ने इनको मारा और बाहर से ताला लगाया ताकि हम भटक जाए। ये धीरज को ढूंढने लगे हम लोग और उनको वक्त मिल जाए। सर ये सुधाकर पाटिल जी, दीपा के बड़े भाई। बोला सुधाकर जी।
मैं अभी वेस्ट बंगाल से लौट रहा हूँ, हल्दिया से। कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ऐसा लगा मुझे, इसलिए मैं आया। जैसे कि चंद दिन पहले डॉक्टर की वाइफ दीपा से बात हुई तो वो बहुत डिस्टर्ब लगी मुझे, पर कोई एक दयानंद बाबा की बात कर रही थी जो अक्सर उनके घर आया करता है। कोई एक पूजा करने वाला था जिससे सब ठीक होगा, ऐसा कह रही थी। कैसे पूजा? वो तो पूछा नहीं मैंने सर, लेकिन ये सब एक के बाद एक का मरना और ये सब मुझे बहुत अटपटा लगा। क्या नाम बताया आपने? दयानंद बाबा। दयानंद बाबा। नींद हो गई? ये दयानंद बाबा कौन है जरा पता करो, लेके आओ उसको। बाबा चलो। अरे मेरा ध्यान, बाकी का ध्यान ना पुलिस स्टेशन में करेंगे। पुलिस स्टेशन? सेवा करना हमारा धर्म है। हमारा भी। मैं तो उस परिवार की मदद करना चाहता था। कैसे मदद? बाबा हमारी मदद कीजिए। दिल की बात जुबान पर ला, जो दर्द है उसे बोल दे। बाबा हमारे घर के जमीन के नीचे पुरखों का खजाना है। मेरे बाबा ने मुझे इस बारे में बताया था, पर अब बाबा तो नहीं रहे, पर मेरे सपने में रोज आकर उस खजाने के बारे में बात करते। तुम्हारे बाबा ने जो कहा था वो सच था। सच बाबा? मैं सारी तंत्र विद्या दांव पर लगा दूंगा और तुम्हें ये खजाना दिलाकर ही रहूंगा। अच्छा, तो खजाना घर के नीचे। और लूटने का पूरा प्रोग्राम बनाया था ना तूने? मैं क्यों ऐसा करूंगा? मैं तो उस परिवार की मदद करना चाहता था। जो पैसे मैंने उनसे लिए थे वो तो पूजा की सामग्री में मैंने लगा दिए थे। मिला क्या? क्या? अरे खजाना मिला क्या? नहीं, वही तो परेशानी है। उनका जो बेटा है नितिन, वो तो मुझे पाखंडी कह रहा था। उसने तो हाथ भी उठाया था मेरे ऊपर। तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। नितिन, क्या कर रहे थे? बाबा जी। सुधीर भाऊ, अब तुम्हारा नसीब तुम्हारे हाथ में है। हाथ की रेखा कितनी भी प्रबल क्यों ना हो, प्रलय तो आना ही है। बाबा जी। तब से आज तक मैं उसे मिला नहीं हूँ। 19 तारीख को कहाँ था तू? मैं तो अपने आश्रम में था, शांतिवन पुणे में। पता करो हर्षा, ये सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है? अगर झूठ निकला ना तो नीचे आग लग गई। हेलो, ठीक है सर, वो सफेरा मिल गया। ले गया उसको, उसकी बीन बजाते हैं। वो डॉक्टर सुधीर के डिस्पेंसर में क्या करने गया था तू? तेरा नाम कैसा अपॉइंटमेंट डायरी में? अब वो डॉक्टर साहब जानवरों के डॉक्टर है, तो मेरी बिलोरी का भी इलाज उन्होंने ही किया था। बिलोरी कौन? मेरी नागिन। और कभी कभी मैं उनके भाई के बीवी के घर भी जाता था। वो मेरी बिलोरी को दूध पिलाती थी और दक्षिणा भी देती थी। तेरे को मालूम है ना, नाक का जहर निकलना और बेचना इलीगल है। फिर क्यों बेचता था तू? तेरे नागिन के वजह से 9 मौतें हुई है। बता किसको दिया था? साहब, मैं खाली मेरे हमेशा के रेगुलर कस्टमर को ही देता था। पूरे तेरा हमेशा का रेगुलर कस्टमर? हाँ सर, मैंने उससे जहर लिया था, लेकिन मेरे बिजनेस के लिए। वो जहर मैं फार्मा कंपनी वालों को बेचता हूँ। उन्हें गवर्नमेंट मॉनिटर्ड स्नेक फार्म से जो जहर मिलता है वो काफ़ी नहीं होता, इसलिए इलीगल तरीके से वो जहर बेचा जाता है। जिन फार्मा कंपनियों के साथ डील करता है उसके नाम और एड्रेस दे दे। हाँ जी। चार्जशीट बना, मर्डर केस में अंदर ले लो इसको। झूठ बोलना जितना गुनाह है उतना सच छुपाना भी गुनाह है। क्यों चलेला? अरे सर, लेकिन ये केस भूल ही है, सुसाइड नहीं है, लेकिन मर्डर के क्लू भी नहीं है। विश्वजीत और मिलिंद, इनके ऊपर शक है, लेकिन उनके खिलाफ सबूत नहीं। अगर उन्होंने मारा है तो फिर सुसाइड नोट का क्या मतलब? धीरज की बॉडी उसके घर पे कैसे मिली? और सर, ये दयानंद बाबा भी सच कह रहा है। उसका फोन लोकेशन 19 तारीख की रात आनंदवन आश्रम पुणे में ही था। सर, कोई ना कोई तो था वहां। एक काम करो हर्षा, शाम को 6 बजे से सवेरे 4:30 बजे तक किसके किसके मोबाइल वो सुधीर के घर पे एक्टिव थे पता करो। यस सर। ये देखिए मैम, ये एक नंबर है जो सबसे पहले धीरज के घर पे था 10 बजे तक। उसके बाद ये सीधा सुधीर के घर चला गया मैम। सुबह 4:30 बजे तक वो वही था और 4:30 बजे के बाद
ये वापस धीरज के घर चला गया मैम। किस नाम पर रजिस्टर्ड है ये नंबर? एक मिनट मैम। किसका नंबर है? शंकर शिंदे। मैंने लुकआउट नोटिस भेजा है सर। उसकी लास्ट लोकेशन पुणे में है। चलो। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। अरे तूने कुछ किया नहीं तो बोल, क्या है सच हो, ये रुकेगा नहीं। सारे लेनदारों के नाम बता दो। अगर ये सारे कर्जदार हमारे साथ है तो तुम्हारे पिताजी को वक्त की नजाकत समझ आएगी और वो हमें जल्दी ही खजाने का पता बता देंगे। बताओ। विश्वजीत कुलकर्णी। वो आखिरी पैराग्राफ कब लिखा था? जब हमने सबको मार दिया था उसके बाद बाबा ने मुझसे लिखवाया। सर बता दो। सर मैं आपसे झूठ बोला था। प्रमिला कभी मुझसे मदद मांगने नहीं आई थी। बाबा रोज सपने में आकर पूछते हैं खजाने के बारे में, पर ये तो बता के नहीं गए कि खजाना कहाँ है, किधर है। बस इतना पता है कि घर की जमीन के नीचे है। मैंने प्रमिला का पीछा किया, उसके पूरे परिवार के बारे में मैंने पता किया और पूरे प्लानिंग के साथ मैं सुधीर के घर गया और हुकुम का इक्का खेला। एक बात बोलूंगा और सच बोलूंगा, तुम जहां खड़ी हो ना, उस जमीन के नीचे तुम्हारे पुरखों का खजाना है। प्रमिला मेरे झांसे में आ चुकी थी। उसने अपने घर वालों को भी मना लिया था। मैं पैसे मांगता गया और वो पैसे देते गए। कितने पैसे? तकरीबन 1 करोड़। और भी मिल सकते थे, लेकिन उनका विश्वास डगमगाने लगा तो मैंने उनको उनके घर के पीछे लेके गया। यहाँ खोदो। सुधीर रुको, देखो। देखो ये सोने के सिक्के। बाबा बाकी का खजाना कब मिलेगा? 19 जून की रात को मिलेगा। 19 जून की रात को महापूजा का प्रबंध होगा और तब मिलेगा ये खजाना। उन्हें सोने के सिक्के कैसे मिले फिर? अरे इसने डाले होंगे ना, 1 करोड़ कमाया था ना इसने। महापूजा का सब प्रबंध हो चुका था और पुलिस मुझ तक ना पहुंची, इसलिए मैंने मेरा मोबाइल आश्रम में ही रखा था। सबसे पहले मैं धीरज के घर गया। सुधीर के घर आया। उन सबको हमने जहर पिलाकर अपने रूम में जाने के लिए बोला और वो जहर के ग्लास उनके पास रख दिए। हम सुधीर के घर से चाबी लेकर धीरज के घर गए और वहां से सुधीर की कार लेके गांव के बाहर गए। वहां शंकर ने एक टैक्सी वाले को बुला के रखा था, तो सुधीर की कार हमने वहां पार्क कर दी और वो टैक्सी लेकर हम सीधा पुणे चले गए। तेरा नंबर डॉक्टर सुधीर और प्रमिला के कॉल रिकॉर्ड में कैसे नहीं आया रे? सर आजकल पुलिस वाले पहले मोबाइल चेक करते हैं, इसलिए मैंने शंकर से बोलकर उन्हें मैसेज देता था और फिर मैं उनसे मिलता था। 9 मर्डर किए ना तूने? हाँ, तेरे को चैन की नींद तो आएगी ही नहीं। मेरा चैलेंज है, ठीक है? इसको चल उठ, चल जल्दी चल। सर यकीन नहीं होता, किसी एक के कहने पर 9 लोग अपनी जान दे देते हैं। किसी के पीछे आंख मूंद के चलना, ये भी गुलामी है हर्षा। लालच किसी भी इंसान को सुखी और संतुष्ट नहीं बना सकता। देखो ना, कितने सारे ट्रस्ट है जो अंधश्रद्धा के ऊपर काम करते हैं, लेकिन फिर भी आए दिन अंधश्रद्धा की वजह से क्राइम होता ही है। क्या है ना खान, विश्वास और अंधविश्वास के बीच एक थीन लाइन है, वो जिसके समझ में आई वो सुखी।